हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सीटीआई के स्पेशल बैच में ईएफई एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं जनीकी सलीम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी वीडियोस को देखा, शेयर करा, ठीक है, अपनी नॉलेज गेन करी। तो आपको पता है कि हम लोग अपनी सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो वही पुराना टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। शारीरिक शिक्षा का इतिहास भारत में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई प्राचीन भारत का। अब हम लोगों ने थोड़ा सा आगे का देखना है कि भाई क्या है ना। और अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ईएफई एकेडमी जयपुर में ज़रूर आएँ, एक बार विज़िट करें और क्लासेस लें हमारी, ताकि आपको अच्छे से हम लोग पढ़ा सकें। चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वे ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। भारत में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। भाई क्या इतिहास रहा है? अगर आप लोगों को पता हो क्या इतिहास रहा है बताओ मुझे, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ब्रिटिश पीरियड टिल 1947। भाई पता है भारत कब आज़ाद हुआ? इस डेट को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब 1825 एडी 1825 एडी के बाद शारीरिक शिक्षा की पूरी प्रणाली तेज हो गई थी और ऐसे स्तर तक पहुंच गई थी कि आप लोग जान नहीं सकते, है ना। क्या था कि भाई शारीरिक शिक्षा की जो पूरी प्रणाली सी तेजी के साथ क्या हुआ, इस स्तर तक वो पहुंच गई कि भाई उसमें इतने ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम्स आ गई, इतने ज़्यादा वो खराब हो गई कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्तर था वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। अब उसका भी रीज़न था, वो क्या रीज़न था वो आगे देखेंगे। क्या हुआ कि भाई पूरी तरह से बिगड़ गई थी। दैनिक जीवन की घटनाएं ब्रिटिश शासन की मजबूत पकड़ में पिछली अवधि से ठीक विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे ही अंग्रेज लोग आए उन्होंने भारत में जो प्राचीन चीज़ें चल रही थी धीरे धीरे उन पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। क्या करा? धीरे धीरे पकड़ बनानी शुरू कर दी और डे बाय डे हर दिन फिजिकल एजुकेशन का स्तर गिरता गया। वो क्यों गिरता गया? प्राचीन समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हम लोग रेसलिंग भी करते थे, ठीक है, हम लोग तीरंदाजी भी करते थे, हम लोग रथ भी चला लेते थे, हम लोग घोड़ों की सवारी भी करते थे, हम लोग तलवारबाजी भी करते थे। तो वो चीज़ अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं खटकने लग गई। भाई इनको सब कुछ आ रहा है कि ये एक दिन हमारे पे भारी ना पड़ जाएं। उस चीज़ से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या करा, पूरे भारत में फिजिकल एक्टिविटीज़ पर, मतलब कि इंडोजीनियस एक्टिविटीज़ पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी और धीरे धीरे फिजिकल एजुकेशन को स्तर को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अब क्या था भाई, ड्यूरिंग दिस पीरियड वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड टू इंडियन कल्चर। अब क्या था भाई, इस अवधि के दौरान पश्चिमी सभ्यता ने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि भाई जो उस समय के लड़के थे, यंगस्टर्स थे, वो अखाड़े में और व्यायामशाला में जाना बंद कर गए, दूर रहने लग गए। क्यों दूर रहने लग गए वो आगे देखते हैं। क्या हुआ, जैसे ही वेस्टर्न सिविलाइजेशन आई, जैसे ही वेस्टर्न पीरियड आया, वैसे ही हमारे जो यंगस्टर्स थे,
हमारे जो यंग एज के बच्चे थे उन्होंने अखाड़े में से, हमारे व्यायामशालाओं में से दूरी बनानी शुरू कर दी, दूरी बनानी शुरू कर दी। आगे देखते हैं भाई क्यों दूरी बनाई उन्होंने। अब इसके मेन रीजन क्या थे भाई, मेन रीजन क्या थे? मेन रीजन, सबसे पहला रीजन क्या था कि जितनी भी पश्चिमी सभ्यता के एक्टिविटीज थी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो क्या थी? बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एक्टिविटीज थी जो अंग्रेज लोग लेकर आए थे भारत में। तो भाई क्या हुआ, गतिविधियां अधिक आकर्षक थी। वो क्या थी? हमें अपनी तरफ खींचती थी। ऐसी गेम्स थी कि भाई बच्चे क्या थे, उस गेम्स के तरफ खींचे चले जाते थे। ठीक है, क्या थे? खींचे चले जाते थे। उसके बाद क्या है भाई, गेम्स हैड मोर रिक्रिएशनल वैल्यू देन इंडोजीनियस एक्टिविटीज। अब इसका मतलब क्या है, खेलों में स्वदेशी गतिविधियां की तुलना में अधिक मनोरंजन मूल्य थे। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल भाई, जो विदेशी गेम्स थी, जो विदेशी एक्टिविटीज थी, वो ज्यादा रिक्रिएशनल थी, वो ज्यादा मनोरंजन देती थी एज कंपेयर टू इंडोजीनियस गेम। इंडोजीनियस की तुलना में, इंडोजीनियस गेम्स की तुलना में क्या था, हमारी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पीरियड आया था उसमें जो वो लोग गेम्स लेकर आए थे, अंग्रेज लोग जो गेम्स लेकर आए थे, वो मोर क्या थी, रिक्रिएशनल थी, वो बहुत ज़्यादा मनोरंजक थी हमारी गेम्स के अकॉर्डिंग। तो फिर हमारे लोग क्या करे भाई, इंडिया की गेम्स से दूर रहना शुरू कर दिया, इंडियन गेम्स में से दूरी बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे इंडिया की गेम्स क्या है, खत्म होने लग गई। आगे देखते हैं भाई क्या हुआ। अब उसके बाद तीसरा जो कारण था, क्या था, द वेस्टर्न civilization activities were of group type where more people could participate with less skill as compared to endogenous ones। अब इसका मतलब क्या है कि भाई पश्चिमी गतिविधियों समूह प्रकार की थी, ऐसी प्रकार की थी जहां स्वदेशी लोगों की तुलना में कम कौशल के साथ अधिक लोग भाग ले सकते थे। अब इसका मतलब क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता आई थी उस सभ्यता में जो वो लोग गेम्स लेकर आए थे, वो गेम्स कैसी थी, बहुत ज़्यादा इजी थी, बहुत ज़्यादा आसान थी और उसमें बहुत सारे लोग एक बार में भाग ले सकते थे। अब उस समय हमारे कौन सी गेम चल रही थी, रेसलिंग। भाई रेसलिंग क्या है, मुश्किल गेम थी, कोई आम बंदा उस गेम को नहीं खेल सकता था। लेकिन जो अंग्रेज लोग गेम्स लेकर आए वो ऐसी गेम्स थी, वो इतनी आसान गेम्स थी कि कोई भी खेल सकता था उस जाके। तो इसी वजह से जो हमारी इंडोजीनियस गेम्स थी, जो भारत की गेम्स थी, वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद द इंडोजीनियस गेम फिजिकली एक्टिविटीज वर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुला। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी स्वदेशी शारीरिक गतिविधियां स्कूल पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं थी। क्या था भाई, जितनी भी हमारी इंडियन गेम्स थी, जितनी भी हमारी इंडियंस गेम्स थी, वो गेम्स क्या थी, स्कूलों में क्या थी, यूज नहीं होती थी। जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा कर लिया उसके बाद धीरे धीरे हमारी गेम्स क्या हैं, खत्म होना शुरू हो गई और हमारे स्कूलों में भारत के द्वारा बनाई गई गेम कोई भी नहीं खेली जाती थी। वहाँ पर भी धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर आना शुरू हो गया था, वहाँ पर भी क्या था, वेस्टर्न कल्चर आना शुरू हो गया था। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद भाई इंडिया पे बहुत सारे शासकों ने राज करा है। इंडिया पे क्या है, बहुत सारे शासकों ने राज करा है, जैसे कि मुगल, ठीक है, पुर्तगालीज, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद ब्रिटिश, ऐसे ही और बहुत सारे शासक थे जो इंडिया पे राज कर कर गए हैं। और वो लोग राज कर कर गए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने क्या करा है कि अपनी कोई ना कोई छाप हमारे इंडिया पर छोड़ कर गए हैं। क्या है, जैसे मुगल आए, मुगलों ने चाहा कि भाई हमारा शासन होगा,
और वो अपने रूल एंड रेगुलेशंस लेकर आ गए। और उन्होंने क्या है, अलग से एक अमेज छोड़ दी भारत पे कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने क्या करा, हमारे देश पर कब्जा ही कर लिया कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। उसके बाद हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी मिलने से पहले क्या हुआ कि भाई उस समय तक अंग्रेजों ने अपनी पूरी मनमर्जी की, क्या है, पूरी मनमर्जी की। तो ऐसे ही क्या है, जितने भी लोग आए उन्होंने क्या करा भाई, इंडिया पे अपना शासन बनाना चाहा। अब वो क्या थे कि चाहे मुगल थे, चाहे पुर्तगाली थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे ब्रिटिश थे, उन्हों का शासन हमारे भारत पर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हाँ भाई हम लोग गुलाम थे। फिर उसके बाद उनके अपने हित के कार्यक्रम थे, जिनमें वो क्या करते थे, स्वदेशी शारीरिक गतिविधियों पर क्या करते थे, प्रतिकूल प्रभाव डाला। क्या हुआ भाई, उनका क्या था, एक ऐसा क्या था, इंटरेस्ट था जिस चीज़ों में, उन्होंने उस पर ही प्रभाव डाला। अब ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे कि जो वो गेम खेलेंगे वही फेमस हो, क्योंकि भाई हम तो गुलाम थे। तो इस तरह से हर एक कंट्री ने इंडिया पर अपना हक जताया समय समय पर, और वैसे वैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बदलती रहीं जैसे जैसे जिन जिन लोगों का शासन रहा, जैसे हम लोगों ने प्राचीन भारत में अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अब क्या है कि भाई हर एक ने हमला करा, हर एक ने शासन करा, हर एक ने इंडिया पर अपना हक जताया। हर कोई ये सोचता था कि भाई हाँ, इंडिया एक कमज़ोर मुल्क है, इंडिया एक कमज़ोर देश है, तो कोई भी आएगा और इस पर हमला करेगा और फिर भाई इसे अपना बना लेगा, ठीक है। लेकिन अब मुगलों का, ब्रिटिश अंपायर का क्या है, हर एक ने अपना अपना क्या करा भाई, हक जताया और अपना अपना इंटरेस्ट दिखाया भी हम लोग कौन कौन सी गेम करेंगे। अगर हम लोग मुगल की बात करें तो उन्होंने क्या करा भाई, मुगल शासकों की रुचि जिसमें थी वो जिम्नास्टिक में थी, ठीक है, कहाँ पर है, जिम्नास्टिक पर थी, ठीक है। उसके बाद पोल ड्रिल्स, ठीक है, जो हम लोग क्या है, पोल ड्रिल्स करते हैं, जिम्नास्टिक पर थी, पोल ड्रिल्स पर थी, ठीक है। डिगर फाइटिंग थी, ठीक है। उसके बाद क्या, फायर फाइटिंग थी, ठीक है, फायर फाइटिंग थी। उसके बाद आर्चरी थी, फिर उसके बाद फाइट विद एनिमल्स थी, तीर अंदाजी थी, जंगली जानवरों के साथ लड़ाई थी, शिकार करते थे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग थी, घोड़सवारी थी, स्विमिंग थी, तैराकी थी। अब ये क्या थे भाई, ऐसी गेम्स थी जो जो फॉरेन वाले थे वो पसंद करते थे इंडिया में। तो ये गेम्स जब जब हम लोग भारत में किसी का क्या है शासन रहा, चाहे मुगलों का रहा, चाहे पुर्तगालियों का, चाहे किसी ने भी अटैक करा, तो उस समय मुगल्स भी क्या थे, वो इंटरेस्टेड थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, ध्यान लगाते थे कि भाई हम लोगों ने क्या करना है। तो उनकी जो रुचि हमेशा रही है वो जिम्नास्टिक, पोल ड्रिल, डिगर फाइट, ठीक है, उसके बाद फायर फाइटिंग, तीरंदाजी, इन ऐसे घोड़सवारी और तैराकी करने वाली चीज़ों पर रही है, ठीक है। ये क्या है, जैसे कि विभिन्न विषयों में क्या है, प्रशिक्षण देने में थी, लेकिन वह क्या करते थे, वो प्रैक्टिस करवाते थे आम लोगों को भी, लेकिन उनका एक ही पर्पस होता था, वो क्या था, आर्मी, पर्सनल पर्पस था। अगर वो किसी को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर्मी के लिए करवाते थे, क्या है, आर्मी के लिए, कि हाँ अगर क्या है, वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी करते थे वो मनोरंजन के लिए, लेकिन वो ट्रेनिंग देते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग इसलिए देते थे कि अगर किसी और देश ने हम पर हमला करा तो जो हमारी फौज है वो हमारे पास हो, क्या है, तो हमारी फौज हमारे पास हो। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है भाई, धीरे धीरे हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन होने लग गया, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उनके गुलाम बनते गए और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हमें चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या करा, हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, इंडोजीनियस फिजिकल एक्टिविटीज एंड मिलिट्री ट्रेनिंग लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई शारीरिक शिक्षा ने और मिलिट्री ट्रेनिंग ने अपना महत्व खो दिया, क्या है, हथियार, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी शारीरिक गतिविधियों और सेना प्रशिक्षण ने अपना महत्व खो दिया।
अब क्या है, सबसे पहले तो जब हम लोग गुलाम बने, सबसे पहले जैसे ही हम लोगों पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हुआ, वैसे ही हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियां थी, जो मिलिट्री ट्रेनिंग थी, उसकी महत्ता हम लोगों ने खो दी थी। उसकी महत्ता हम लोगों ने खो दी थी। अब लोग महत्ता हम लोगों ने क्यों खो दी थी? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एक्ट पैदा कर दिया, ऐसा एक्ट पास करा जिसके अधीन इंडियन लोग भाई कोई भी हथियार नहीं रख सकते लड़ाई वाला। ठीक है, कोई भी हथियार नहीं रख सकते इंडिया वाला। इसके अधीन क्या आया था कि भाई भारतीयों को युद्ध के हथियार रखने से प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक है, प्रतिबंधित कर दिया गया, रोक दिया गया। और भारतीय द्वारा प्राचीन रेखा पर चलने वाली गतिविधियों जैसे तलवारबाजी, खंजर चलाना, ठीक है, भाले की लड़ाई आदि को भी बंद कर दिया गया। इसके कारण भारतीय लोग क्या थे भाई, कमजोर होना शुरू हो गए। क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने देखा भाई ये बहुत अच्छी फाइटिंग करते हैं। किसमें? ये बहुत अच्छे हैं इंडियन वाले तलवारबाजी में, ये बहुत अच्छे हैं खंजर चलाने में, ये बहुत अच्छे हैं फाइटिंग में। ठीक है, तो इन्होंने भाई इन एक्टिविटीज को आते ही बैन कर दिया। बैन क्यों करा? कि अब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो रोम का सर्वनाश हुआ था, बारबेनियंस ने करा था। रोम का सर्वनाश हुआ था, बारबेनियंस ने करा था। रोम के इतिहास में हम लोग पढ़ोगे। लेकिन भाई बारबेरियंस बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे। उन्होंने रोम को ऐसे मसल दिया। क्या है, रोम को ऐसे मसल दिया। क्यों मसल दिया? क्योंकि रोम वाले फिजिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल छोड़ गए थे और वो क्रिश्चियन बन चुके थे। और उन्होंने क्या करा भाई, ऐशो राम की जिंदगी जी। ग्लैडिएटर्स नाम की एक गेम चली थी वहां पर। और वो क्या थे, सिर्फ देखते थे और दो आदमी नीचे लड़ते थे। और जब तक कोई एक नहीं मर जाता उस समय तक वो एक्टिविटी चलती रहती थी, है ना। वो एक्टिविटी क्या है, चलती रहती थी। तो अंग्रेजों ने भी वही काम करा कि भाई इंडियन कल्चर को खत्म करना है, इंडिया के, भारत के ताकतवर लोगों को खत्म करना है, तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको बंद कर दो। जो वो शारीरिक क्रियाएं करते हैं उन्हें बंद कर दो। अपने आप ही इंडिया खत्म हो जाएगा। क्या है, अपने आप ही इंडिया खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तलवारबाजी, खंजर चलाना, ठीक है, उसके बाद लड़ना, हथियार रखने, इन सब पर आपने ये एक एक्ट चला दिया कि भाई ये चीजें इंडिया में अब आज से नहीं होंगी। ठीक है जी। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि इंडिया में हथियार रखना बंद हो गए थे, भारत में हथियार रखने बंद हो गए थे। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब जैसे ही ब्रिटिश का रूल आए और भाई उन्होंने अपना ही शासन समझा, तो फिर क्या करा, वो लेकर आए अपनी गेम्स। वो लेकर आए अपनी गेम्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भाई वो अपनी अपनी गेम्स लेकर आए। कौन कौन सी? एथलेटिक एक्टिविटी, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, ठीक है, ये गेम वो लेकर आए। और इन्होंने क्या करा, पूरे भारत पर कब्जा करना चाहा। लेकिन भारत के लोग हैं भाई, जल्दी जल्दी कहाँ हमें ऐसी चीजें आती हैं। और वो जैसे ही लेकर आए उन्होंने चलाई, लेकिन हमारे इंडियन लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए। इसे अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भाई हम लोग इंडिया के पैदा हुए लोग थे और हमें जल्दी जल्दी क्रिकेट कहाँ से आ जाती, एथलेटिक्स कहाँ से कर लेते, जिम्नास्टिक कहाँ से कर लेते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने चाहा कि भाई ये पूरी दुनिया में फेमस हो जाए, पूरे इंडिया में ये फैल जाए। लेकिन ये इतना अच्छा उनका प्रोग्राम नहीं रहा। लेकिन उन्होंने ये गेम्स जरूर ले आए, ये गेम्स वो जरूर ले आए थे। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अब उसके बाद भाई क्रिकेट आ गई, जिम्नास्टिक आ गई, ठीक है, उसके बिना एथलेटिक्स वो ले आए थे। फिर उसके बाद वो लेकर आए ड्रिल्स एंड कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज, ठीक है, अधिक रुचि पैदा करने और इन गतिविधियों में ज्ञान की बड़ी भागीदारी थी। अब इसमें क्या है भाई, उन्होंने क्या करा कि हम
हम लोग क्या करें भाई, अगर इंटरेस्ट पैदा करना है लोगों में तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी जो क्या है जल्दी से फेमस हो जाएं। फिर ड्रिल्स एंड कैलिस्थेनिक नाम, अभी तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तब लोगों के लिए नया था। ठीक है, तब लोगों के लिए ये नया था। तो इसमें क्या करा उन्होंने, बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में ड्रिल एंड कैलिस्थेनिक की शुरुआत कर दी, लेकिन ये बहुत सफल नहीं हुई थी। ये क्या है, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। ड्रिल्स एंड कैलिस्थेनिक ले आए, इसको स्कूलों में लगा दिया, स्कूलों में लेकर जाए गए, वहाँ पे प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स को इन्होंने क्या करा, मोटिवेट करा कि भाई आओ। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंडोर गेम्स ही लेकर आए, ये कुछ आउटडोर गेम्स भी लेकर आए। ये अपने साथ आउटडोर गेम्स कौन कौन सी लेकर आए थे, क्रिकेट आउटडोर गेम थी, हॉकी आउटडोर गेम थी, उसके बाद फुटबॉल आउटडोर गेम थी। ये क्या थे, साथ ही हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि भाई, इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश लोगों ने बाहरी खेलों के प्रांत प्रेम और भारतीयों के साथ उनके लंबे जुड़ाव के कारण क्या है, भारत में टीम खेलों की शुरुआत हुई, उन्होंने लोकप्रिय बना दिया। उदाहरण के तौर पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। भाई इसमें कोई दुविधा नहीं है कि जो फॉरेनर थे, जो ब्रिटिश एम्पायर था, वो लोग आउटडोर जो बाहर खेलने वाली खेलें हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा क्या थे, प्रेमी थे। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बाहर खेलने वाली गेमों में, और वो भारत के साथ रलकर उन्होंने क्या करा, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल जैसी गेमों को खेला। ये इन्हें भारत में लेकर आए थे। ठीक है, अभी तक हम लोग गुलाम हैं, ये चल रहा है। अब उसके बाद भाई रियल कैडेट फॉर प्रोगेटिंग फिजिकल एजुकेशन गोज टू द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। शारीरिक शिक्षा के प्रसार का वास्तविक क्षेत्र किसको जाता है भाई, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन्होंने क्या करा था भाई, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई कि लोग क्या थे भाई, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग थे। भारत में अब क्या क्या हो रहा था, अब इसमें आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो फिजिकल एजुकेशन थी, जो शारीरिक शिक्षा के प्रसार की वास्तविक क्षेत्र सुविधाएं को जाता है, संस्थाओं को जाता है। कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन को आज़ादी से पहले प्रमोट करा, आज़ादी से पहले जिसे प्रमोट करा, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो क्या थी, व्यायामशाला, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत में। ठीक है, करीदा मंदिर्स, ठीक है, और अखाड़े, ये तो भाई कहाँ पर चलते हैं, रेसलिंग के लिए, है ना। तो जो वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, व्यायामशाला थी, ठीक है, व्यायामशाला थी, करीदा मंदिर्स थे और अखाड़ेस थे। ठीक है, वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाई जाती थी और यही फेमस थी। अब इनमें क्या क्या करवाया जाता था भाई, डंड मारते थे बच्चे, डंड लगाते थे, ठीक है, बैठक्स होती थी, योगिक एक्सरसाइज चलती थी, फोक डांस चलता था, रेसलिंग चलती थी, ठीक है, लाठी जैसी एक्सरसाइज करते थे, लाठी चलाना, कसरतें करते थे। ये सारी इसकी सारी इंडोजीनियस गेम्स भी चल रही थी। और मैं इंडोजीनियस गेम्स में क्या करवाते थे, वो खो खो और कबड्डी, खो खो और कबड्डी नाम की गेम्स करवाते थे। फिर से सुन लो कि भारत में भाई जो अपनी वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो संस्थाएं थी, भारत की जो संस्थाएं थी, उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्यार करा और उसमें अपना ग्रेट रोल अदा करा। बहुत महत्व है जो भारत की क्या थी, संस्थाएं थी, और उन संस्थाओं का नाम क्या क्या था भाई, व्यायामशाला, ठीक है, उसका क्रीड़ा मंदिर और अखाड़े, ये तीन ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर क्या था भाई, क्या क्या होता था, डंड लगाए जाते थे, बैठक होती थी, योग अभ्यास होता था, लोक नृत्य डांस करते थे, कुश्ती चलती थी, लाठी अभ्यास होता था, और साथ साथ में खो खो और
कबड्डी, खो खो और कबड्डी जैसी स्वदेशी खेलों में रुचि का विकास बहुत योगदान करा है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान करा है कि भारत में फिजिकल एजुकेशन में जो भारत के द्वारा पैदा करी गई एक्टिविटीज़ हैं वही हों। व्यायामशालाओं में यही चलता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई उसके बिना मॉडर्न गेम्स एंड स्पोर्ट्स कम टू इंडिया वाया इंग्लैंड। अब क्या हुआ, मॉडर्न गेम्स ने जो वो भारत में आई इंग्लैंड के द्वारा। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न गेम्स कब और कैसे आई। आप लोग क्या लिखोगे कि भाई जब हम लोग गुलाम थे, जब हम पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, उस समय इंग्लैंड के द्वारा जो गेम्स थी वो हमारे यहाँ पर आई। क्या हुआ, अधिक खेल और खेल इंग्लैंड के रास्ते भारत आए। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की नीति ने केवल नाम के लिए स्कूलों में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में क्या है अभ्यास पर जोर दिया। क्या करा उन्होंने, सिर्फ अपना नाम पैदा करने के लिए प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इन स्कूल्स ओनली फॉर द नेम ऑफ सेक। अब क्या करा ब्रिटिश सरकार, क्या है भाई, मॉडर्न गेम्स को लेकर आई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी गवर्नमेंट का नाम करने के लिए, ब्रिटिश एम्पायर का नाम करने के लिए उन्होंने स्कूलों में इसे क्या था लेकर गए, फिजिकल ट्रेनिंग को स्कूलों में लेकर जाना शुरू कर दिया मॉडर्न गेम्स तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद जितने भी पब्लिक स्कूल थे, क्या है पब्लिक स्कूल में क्या हुआ, अब पब्लिक स्कूल थे उन्होंने क्या हुआ भाई, ब्रिटिश सिस्टम चलता था। पब्लिक स्कूलों में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम चलता था। ये बात याद रखना कि अब क्या हुआ, जैसे ही मॉडर्न गेम्स आई वैसे ही पब्लिक स्कूलों पर क्या है ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया और उन्होंने क्या करा, फिजिकल एजुकेशन को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया स्कूल्स में। और कंपलसरी करा फिजिकल एजुकेशन को तो उन्होंने क्या करवाया भाई, उन्होंने क्या करा, वेस्टर्न टाइप ऑफ गेम्स चलाई एंड स्पोर्ट्स। मैं फिर से बता दूं कि उन्होंने ये क्यों करा, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर का नाम हो, और वैसे ही उन्होंने ब्रिटिश की जो मॉडर्न गेम्स थी वो इंडिया में लेकर आए इंग्लैंड वाले, और उन्होंने इंग्लैंड में लेके आए। फिर उन्होंने क्या करा, जितने भी स्कूल थे पब्लिक स्कूल थे उन पर कब्जा करा और वहाँ पर अपनी गेम्स चलानी शुरू कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रिटिश एम्पायर का नाम करने के लिए। फिर उन्होंने कौन कौन सी गेम चलाई इस पर बात करते हैं। तो वो क्या लेकर आए थे, ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पोलो, साइकिल पोलो। ठीक है, ऐसी वो चीजें लेकर आए थे। ठीक है, देख लो कि भाई उन्होंने क्या करा, पब्लिक स्कूलों में क्या करा, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने का पालन किया गया। सबसे पहले क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उन पर कब्जा कर प्राइवेट स्कूल वाले खुद क्या करते थे भाई, ब्रिटिश के जो जितने भी रूल्स थे वो फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या करा, इसमें शारीरिक शिक्षा की कुछ व्यवस्था की। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की जिनमें उन्होंने विद्यालयों में क्या कर दिया भाई, शास्त्रीय क्या है प्रकार में खेलों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसे खेलों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जो खेल कौन लेकर आया था, ब्रिटिश एम्पायर लेकर आए थे। जो खेल क्या थे, ब्रिटिश एम्पायर लेकर आए थे, ब्रिटिश वाले लेकर आए थे। और उन्होंने फिर से वही बात आ जाती है कि भाई उनमें कौन कौन सी गतिविधियां चल रही थी, ट्रैक एंड फील्ड, तैराकी, घोड़सवारी, हॉर्स पोलो और साइकिल पोलो। आज जैसी ये गेमें क्या है उन्होंने फेमस कर दी थी। वहां पर क्या थी, ये गेमें लोगों को सिखा दी थी, फेमस कर दी थी। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात अब आ रही है 1920 की। अब ये याद रखना भाई, क्या है, साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन कम टू इंडिया
भाई अब तक तो जो चल रहा था, लेकिन 1920 में साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन ने प्रवेश करा भारत में। तो क्या हुआ, एच.सी. बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मद्रास 1920 में बनाया। इसे देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। मिस्टर एच.सी. बक ने YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में बनाया 1920 में। इसे याद रखना। YMCA का मतलब क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर से सुन लो, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास 1920 में बना। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई, इसके बिना इंग्लैंड वालों ने तो जो करा, अमेरिका ने भी हमें फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत हमारी सहायता करी। अब क्या हुआ, अमेरिकन ने भाई शारीरिक शिक्षा को डेवलप करने में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता की। इंडिया में बहुत सारी गेमें ऐसी आई जो भाई अमेरिका से आई। उसमें कौन कौन सी गेम है, सबसे पहले बास्केटबॉल है, फिर उसके बाद वॉलीबॉल है। भाई ये इनका ओरिजिन, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ में इंडिया में कैसे आई थी, YMCA कॉलेज में आई थी। YMCA कॉलेज आप लोगों ने अभी पढ़ा है। YMCA कॉलेज क्या है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट मद्रास। कब बना था, 1920 में। किसने बनाया था, मिस्टर एच.सी. बक ने। कहाँ पर बनाया था, मद्रास में। नाम क्या था, YMCA। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, अमेरिका ने क्या करा भाई, भारत में शारीरिक और खेल शिक्षा में विकास के लिए अमेरिकाओं द्वारा दिए गए योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता भाई। नज़रअंदाज नहीं कर सकते अमेरिका को, जिसने हमें क्या दिया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेल, जो क्या थे, के थे, अमेरिका के थे। और ये कहाँ पर खेले जाते थे, YMCA में। कहाँ पर खेले जाते थे, YMCA में। ये बात याद रखना। YMCA कहाँ पर बना और कब बना, 1920 में। किसने बनाया, एच.सी. बक ने। ठीक है, कहाँ पर बना, मद्रास में। ये चीजें याद रखना, भूल मत जाना, इस पर क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं। अब भाई, इन ऑर्डर टू मेक द एंडोजीनियस एक्टिविटीज मोर अट्रैक्टिव, भाई क्या है, एंडोजीनियस एक्टिविटीज को ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए, एंडोजीनियस गेम्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अब क्या बना, अब बना हनुमान व्यायाम प्रसाद मंडल। ठीक है, अमरावती में बना ये। अमरावती में कब बना, 1914 में। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HVP मंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं, HVP मंडल। एंडोजीनियस गेम्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिर क्या बना, हनुमान व्यायाम प्रशासक मंडल बना। ठीक है, जो अमरावती में है, कहाँ पर है, अमरावती में है। और कब बना, 1914 में बना। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते थे, डिप्लोमा डिग्री कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। अमरावती का नाम आप लोगों ने अभी भी सुना होगा। क्या है, HVP कॉलेज बना भाई, कहाँ पर बना, अमरावती में, 1914 में बना। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, भूल मत जाना। 1920 में जो बना है वो YMCA कॉलेज बना है, और 1914 में जो बना है वो क्या बना है, HVP बना है अमरावती में। और यहाँ पर क्या होता था, सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा एंड डिग्री करवाई जाती थी फिजिकल एजुकेशन की। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न है तो देख लो, पढ़ लो, समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ रहे हैं अब हम। अब भाई आगे क्या है, द रूल्स ऑफ इंडोजीनियस गेम्स। भाई कबड्डी, खो खो और
अत्यपत्य जैसी स्वदेशी खेलों के नियमों को अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा मानकृत किया गया और पूरे भारत में उनका पालन करवाया गया। अब क्या है, द रूल्स ऑफ इंडोजीनियस गेम्स लाइक कबड्डी, खो खो, अत्यापत्या वर स्टैंडर्डाइज्ड बाय अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल। क्या है, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल, दे वर फॉलोड थ्रू इंडिया। इन गेम्स में जो रूल एंड रेगुलेशंस आए, इन गेम्स में जो रूल एंड रेगुलेशंस आए वो अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा वालों ने इसे क्या करा, एक रूपरेखा दी, भाई इसमें इतने प्लेयर्स होंगे, ये रूल होंगे, ठीक है, इसका कोर्ट बनेगा, उसकी डिमेंशन क्या रहेगी, सारा का सारा इन्होंने करा, ठीक है, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कोर्स। भाई अब क्या हुआ, जीएस ब्राड 2017, क्या है, जीएस ब्राड 2017 इन हिज बुक रूट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्पोर्ट्स अचीव्स, इन्होंने डिस्क्राइब करा है फिजिकल एजुकेशन को बहुत अच्छे से। क्या है, प्रोफेसर जीएस ब्राड 2017 में इनकी जो बुक आई थी, उन्होंने इसमें रूट्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्पोर्ट्स अचीव्स के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई इसमें क्या क्या हुआ था और कब कैसे चला। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी और कहाँ पर स्थित थी, वो लाहौर में। सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि भाई जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पर स्थित थी, लाहौर में स्थित थी। तो लाहौर में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या करा, कोर्स चलाए फिजिकल एजुकेशन में ऑन द नीड बेसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले क्या करा, कोर्स चलाए फिजिकल एजुकेशन के, ताकि अच्छे से हम लोग क्या हैं, पढ़ सकें। क्या हो अच्छे से हम लोग पढ़ सकें। तो फिर क्या हुआ, मिस्टर H.W. होंग ने क्या करा, एडवाइजर थे फिजिकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये एडवाइजर थे, ठीक है, किस चीज के एडवाइजर थे, फिजिकल एजुकेशन टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चार्टर ट्रेनिंग कॉलेज। फिर इन्होंने क्या करा, भाई फिजिकल एजुकेशन के लिए कोर्स चलाया 1926 में वल्टन में, लाहौर में, एंड ट्रेन्ड ए बैच ऑफ 26 मैन। अब लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या करा, मिस्टर H.W. होंग ने क्या करा, 1926 में वल्टन में, लाहौर में एक ट्रेनिंग दिलवाई बच्चों को, जिसमें 26 बच्चे थे। ये याद रखना कि भाई 26 बच्चों को लाहौर में वल्टन सिटी में 1926 में H.W. होंग दे द्वारा क्या करा गया था, फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करवाया गया था 26 बच्चों को। क्यों करवाया गया था, ताकि फिजिकल एजुकेशन का स्तर, शारीरिक शिक्षा का स्तर क्या है, ऊंचा हो सके, उठ सके, बढ़ सके, ठीक है। इसमें वही है, पंजाब विश्वविद्यालय में सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर के सहयोग से समय समय पर ज़रूरत के अनुसार क्या है, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए, ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, H.W. होंग जो पंजाब सरकार के शारीरिक शिक्षा के सलाहकार थे, क्या थे, शारीरिक शिक्षा के सलाहकार थे, उन्होंने क्या करा, 1926 में वल्टन लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज का परीक्षण किया, शुरू कर दिया, और वहां पर क्या करा, 26 बच्चों का
पुरुषों का, ये याद रखना, सिर्फ 26 लड़के थे, 26 लड़कों को फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी। 26 लड़कों को क्या करा, फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी। 1926 में वॉल्टन में, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज बनाया था, उसमें दी। इस बात को भूल मत जाना, याद रखना और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो जी। चलो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ उसके बाद भाई, अब उसके बाद विभाजन के बाद जैसे ही हम लोग आजाद हुए, जैसे ही हम लोग 1947 में हम लोग आजाद हुए, वैसे ही भाई कुर्सी की लड़ाई छिड़ गई। वैसे ही क्या हुआ, कुर्सी की लड़ाई छिड़ गई कि भाई मैं नेता बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसी चीजें हुई। फिर क्या हुआ कि भाई जो हमारी दो देश बने, फिर हमें अपनी अपनी चीजें शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले फिर क्या हुआ, सबसे पहले भाई पार्टीशन के बाद जो कॉलेज बना था लाहौर में, ठीक है, वल्टन में जो कॉलेज बना था, सबसे पहले उस कॉलेज को तारा देवी शिमला में शिफ्ट कर दिया गया 1951 और 52 में। ठीक है, 1951 और 1952 में क्या करा गया, वह कॉलेज पार्टीशन के बाद जब हमारा देश अलग हो गया पाकिस्तान से, फिर क्या करा गया, तारा देवी में कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया 1951 और 1952 में। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से बदल गया। फिर ये कहाँ पर गया, गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ इन 1952 और 53 में। फिर ये क्या कहाँ पर चला गया, चंडीगढ़ के पास रोपड़ एक शहर है पंजाब में, वहां पर इस कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया फिजिकल एजुकेशन के। लाहौर से उठा तारा देवी गया, तारा देवी से उठा पंजाब में आ गया। तारा देवी कहाँ पर है, शिमले में। ऐसे हमारे फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत हुई इंडिया में। फिर उसके बाद, ठीक है, द कॉलेज गोट एफिलिएशन ऑफ इट्स कोर्स विद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यही कॉलेज ने पहले ये किसके अधीन था, लाहौर यूनिवर्सिटी है ना, लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी। अब ये किसके अधीन चला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अधीन चला गया। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, ए कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द सिंडिकेट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर क्या हुआ, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए क्या हुआ भाई, उसे बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, एक पार्टी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा एक कमेटी नियुक्त करी गई। उसका काम क्या था कि शारीरिक शिक्षा में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स के अलावा 1957 और 58 में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा 3 वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिकेटर कोर्स शुरू कर दिया गया था। अब क्या है कि भाई एक कमेटी बनाई गई सिंडिकेट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। भाई अब इसका क्या था, इसका एक ही प्रश्न था कि भाई फिजिकल एजुकेशन कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। पहले तो क्या था, 1 साल का चलता था, पहले क्या था, 1 साल का चलता था। फिर एक कमेटी बनाई गई बाय द सिंडिकेट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा कि भाई इस कोर्स को आगे बढ़ाया जाए, इस कोर्स को आगे बढ़ाया जाए। फिर क्या हुआ, 3 साल का एक बैचलर कोर्स चलाया गया। फिर क्या हुआ, 3 साल का एक बैचलर कोर्स चलाया गया। बैचलर कोर्स में क्या था, बीपीई नाम दिया गया था उसे, बीपीईएस। अब ये क्या था, पंजाब यूनिवर्सिटी में चला 1957 से लेकर 1958 के अधीन। क्या था, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी चल रहा था।
उसके इसके अलावा चलाया गया 3 साल का कोर्स। इसके अलावा क्या है, 3 साल का कोर्स शुरू कर दिया गया। शारीरिक शिक्षा में क्या है, 3 साल का कोर्स क्या है, शुरू करा गया। ठीक है, ये तो चल ही रहा था, 1 ईयर कोर्स तो चल ही रहा था। इसके बिना 3 साल का कोर्स क्या है, आफ्टर +2 शुरू कर दिया गया 1957 से 58 तक। ठीक है, इस सेशन में यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर ना कुछ समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखो, अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट छोड़ दो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर वर कंटिन्यूड अप टू 1962 इन गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़। दिस कॉलेज वाज अगेन शिफ्ट टू रोपड़ टू पटियाला इन 1958 and 59 and remain affiliated with पंजाब यूनिवर्सिटी अप टू 1962। अब इसमें क्या हुआ भाई, क्या है, जो महाविद्यालय रोपड़ में था, जो महाविद्यालय का शारीरिक शिक्षा क्या था, रोपड़ में था, वहां पर क्या करा गया, अब फिर से 2 ट्रेनिंग कोर्स क्या है, जारी रहे वहां पे। किस सन तक जारी रहे, 1962 तक क्या है, वहां पर क्या है, 2 कोर्स शारीरिक शिक्षा के जारी रहे। फिर क्या करा गया, 1958 और 59 में इस कॉलेज को फिर से रोपड़ से पटियाले में शिफ्ट कर दिया गया। 1958 से लेकर क्या है, 1959 का जो बैच था उसमें क्या करा गया, इस कॉलेज को फिर से पटियाला में शिफ्ट कर दिया गया। और 1962 तक पंजाब क्या था, विश्वविद्यालय में जुड़ा रहा। उसके साथ इसका क्या था, अटैचमेंट थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इसकी अटैचमेंट रही। अब ये क्या है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के अंडर चला गया। अब वहां से हटकर ये क्या चला, कहां पर चला गया, महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब में जुड़ गया ये कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज पटियाले वाला। पटियाले का ये कॉलेज कहाँ से शुरू हुआ था, लाहौर से। लाहौर से कहाँ पर गया, तारा देवी में। तारा देवी से कहाँ पर गया, रोपड़ में। और रोपड़ से फिर ये घूम घुमा कर भाई पटियाले में आ गया। फिर पटियाले में पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ रहा, फिर उसके बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर हो गया। फिर अब ये महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पंजाब के अधीन चला गया पिछले 2 सालों से। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या है, ड्यू टू मोर डिमांड ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन पंजाब एंड अदर स्टेट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ established its own department of physical education for the training teachers in year of 1963 to 1964। अब क्या हुआ भाई, पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में, पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों में शारीरिक शिक्षा की जो टीचर थे उनकी मांग बढ़ गई। अब उनकी मांग क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी शारीरिक शिक्षा के टीचरों की। फिर क्या हुआ, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने वर्ष 1963 टू 1964 में शिक्षकों के लिए क्या करा भाई, अपना क्या खोल दिया, शारीरिक शिक्षा विभाग ही खोल दिया। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ही ओपन कर दिया अपना ही। क्योंकि क्या हुआ, उस समय टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर इनको अपना ही डिपार्टमेंट खोलना पड़ा ताकि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा कर सकें, ताकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में फिजिकल एजुकेशन के टीचरों की कमी ना आए। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद भाई पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या करा, 2 कोर्स चलाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या है, 2 कोर्स वर स्टार्टेड बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने 2 कोर्स चलाए। पहला था 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे डीपीएड कहा जाता था। जिसे क्या है, डीपीएड कहा जाता था। 2 कोर्स चलाए। एक था 1 ईयर ग्रेजुएशन
कोर्स, जो भाई ग्रेजुएशन के बाद चलेगा उसे हम लोग 1 ईयर क्या है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स बोलते थे, जो क्या था, जिसका नाम क्या था, डीपीएड था। फिर उसके बाद उन्होंने चलाया 2 ईयर मास्टर डिग्री कोर्स, उसके बाद उन्होंने चलाया 2 ईयर मास्टर डिग्री कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन, जिसे क्या बोलते थे, एमए फिजिकल एजुकेशन। अब इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एमपीएड। अभी हम लोग भाई इसे क्या बोल रहे हैं, एमपीएड बोलते हैं। अभी क्या बोलते हैं, एमपीएड बोलते हैं। लेकिन पहले क्या था, एमए बोलते थे फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, जिसने एमए कर ली वो भाई लेक्चरर लग जाता था, टीचर लग जाता था। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एमपीएड करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है और एग्जाम क्रैक करना पड़ता है भाई। सबसे बड़ी बात, जितने मर्जी % नंबर ले लो, लेकिन अभी एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये इतना पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग क्या है भाई, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग कब बना, 1926 में बना। सिंडिकेट ने डिसाइड करा था कि भाई इसे बनाएं ताकि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर सकें। ठीक है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग 1926 में बना। कब बना, 1926 में बना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद कंपल्सरी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, फिर क्या करा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, फिजिकल ट्रेनिंग को कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया जून 1932 में। क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट। ये कब से हुआ है, 1932 से शुरू हो गया था जून में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, ये पहले से कर दिया था, आज़ादी से पहले ही भाई क्या करा था, लाहौर की जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी उसने क्या करा था, 1932 में इस सब्जेक्ट को क्या था, कंपल्सरी कर दिया था। क्या कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट रख दिया था, जो क्या करता था भाई, फिजिकल एफिशिएंसी को मापता था। टेस्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1942। ठीक है, क्या रख दिया गया, मानक शरीरक दृष्टा परीक्षण। भाई इसमें क्या था, फिजिकली आप कितने फिट हो उसे देखा जाता था, उस चीज को मेजर करा जाता था। स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रख दिया था। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ गई भाई फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर 1947। क्या है, 1947 के बाद शारीरिक शिक्षा कैसी थी भाई। क्या है, आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा कैसी थी भारत में। हम लोगों ने क्या पढ़ना है, आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद शारीरिक शिक्षा भारत में कैसी थी। अब क्या हुआ भाई, सबसे बड़ी आज़ादी क्या थी हमारी, सबसे बड़ा दिन क्या था, 1947 था भाई। हम लोग आज़ाद हुए थे। क्या है, हम लोग आज़ाद हुए थे। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब उसके बाद हमारी भाई डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी उस समय के बाद। क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए वैसे ही उसके अगले साल एक कमेटी बना दी गई, वैसे ही एक कमेटी बना दी गई। पहली कमेटी बनी आज़ादी के बाद, वो क्या थी, द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी। क्या थी, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन की कमेटी बनी थी पहली, जिसका नाम क्या रख दिया गया था भाई, ताराचंद कमेटी के नाम से जाना जाता था। ताराचंद नाम की कमेटी से जाना जाता था, जो कब बनी थी, 1948 में। कब बनी थी, 1948 में बनी थी ताराचंद कमेटी, द फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद भाई कमेटी बनने के बाद हमारा बना द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड कब बना,
अब एडवाइजरी बोर्ड जो बना था वो 1950 में बना था, टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स। ठीक है, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के मैटर होते थे उस पे बात करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना 1950 में। ये बात आप लोग याद रखना कि भाई 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बना था। कब बना था? 1950 में बना था। अब उसके बाद 1951 में द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड एट दिल्ली। उसके बाद क्या हुआ था? आज़ादी के बाद 1951 में एशियन गेम्स पहली बार दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इनकी शुरुआत हुई थी दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? दिल्ली में हुई थी भाई। ये क्यों हुई थी? ताकि भाई इंडिया के यूथ को क्या है पता चल सके, गेम्स में भाग लेना कैसे है इंटरनेशनल लेवल पर। उन्हें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या था, 1951 में एशियन गेम्स भारत में करवाई गई थी। एशियन गेम भारत में करवाई गई थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इन 1953 में क्या हुआ? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, क्या हुआ? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेट कोचिंग स्कीम फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वो क्या थे? स्कीम लेकर आए थे। कौन सी स्कीम लेकर आए थे? क्या थी भाई? वो स्कीम थी जिसमें क्या था, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को करवाया जाएगा। और वो किसके द्वारा लेकर गए थे? राजकुमारी अमृत कौर, जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी। जो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। और ये क्या थे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या लेकर आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोचिंग स्कीम लेकर आए थे। कोचिंग स्कीम लेकर आए थे बच्चों को कोचिंग देने के लिए। कोचिंग स्कीम लेकर आए थे बच्चों को कोचिंग देने के लिए। उस समय हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी हमारी हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है जी, कोचिंग स्कीम आई थी हमारी ये। अब उसके बाद क्या बना? इन 1954 में क्या हुआ? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या हुआ? वर्ष 1954 में अखिल भारतीय खेल फेडरेशन क्या हुआ? पैदा हुआ, आया। अब इन्होंने क्या करना था? ये भाई क्या करते थे, जितनी भी नेशनल फेडरेशंस थी उनके साथ बातचीत करते थे। उनके साथ क्या थे? फाइनेंस का काम करते थे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स क्या करती थी? ये कब बनी? 1954 में बनी। और इन्होंने क्या करा? नेशनल लेवल पर जितनी भी फेडरेशंस बनती थी उनके साथ ये फाइनेंस का काम करते थे। और इन्होंने ये अलग अलग बना रखा था। स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल अलग थी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल अलग बना रखी थी। अब ये क्या करते थे? इनके साथ रलकर काम करते थे कि किसी प्रकार की अगर स्पोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो उस चीज़ से बाहर निकला जाए। पैसे चाहिए तो ये पैसे प्रोवाइड करवाते थे ताकि गेम्स का लेवल, खेलों का लेवल भारत देश में क्या है, उसका जो स्तर है वो ऊंचा हो सके। क्या है? उसका स्तर जो है वो ऊंचा हो सके। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज इंडोजीनियस गेम्स। भाई इंडिया में इंडोजीनियस गेम्स को प्रोवाइड क्या है, प्रमोट करने के लिए क्या हुआ? नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन चलाया गया। और क्या हुआ? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कब बना? 1956 में, 1956 में क्या हुआ? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन बना ताकि इंडोजीनियस गेम्स को प्रमोट करा जा सके। भाई अब ये इंडोजीनियस गेम क्या है? इंडोजीनियस गेम क्या है? जो क्या है भारत में खेली जा रही हैं, जो गेम भारत में चल रही हैं, जो गेम्स इंडिया में चल रही हैं, उन्हें
फेमस करने के लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया। ठीक है, 1956 में। कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या करा भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शारीरिक शिक्षा का एक कॉलेज बना दिया। कहां पर बनाया? ग्वालियर एमपी में, इन 1957 में। 1957 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ग्वालियर में एक कॉलेज बनाया। ठीक है, एक कॉलेज बनाया, और उस कॉलेज में क्या था? 3 साल की डिग्री करवाते थे। ठीक है, और उसके बाद मास्टर डिग्री करवानी उन्होंने शुरू कर दी 2 साल की। ठीक है, इस कॉलेज में। और जो इस कॉलेज का नाम रखा गया था वो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया था। क्या रखा गया था? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाई क्या करा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या करा? ग्वालियर में एमपी में 1957 में एक कॉलेज खोला, और उस कॉलेज का जो नाम था वो है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जहां पर 3 साल की डिग्री करवाते थे बैचलर, और समा बीतने के बाद वहां पर 2 साल की मास्टर डिग्री करवानी शुरू कर दी, जिसे आज हम लोग क्या जानते हैं? MP एड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इस पॉइंट तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद भाई क्या हुआ? 1954 में, 1954 में थोड़ा सा पीछे आ जाओ। क्या हुआ? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम चलाई गई भाई। ठीक है, किसने शुरू करी थी? जनरल भोंसले ने। ठीक है, और वो क्या करता था? हु वाज ए डिप्टी मिनिस्टर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि भाई ये स्कीम को शुरू करा। अब यहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज बना। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम वाज स्टार्टेड बाय जनरल भोंसले हु वाज डिप्टी मिनिस्टर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर। यहाँ तक वो सेंटर में रहा, मिनिस्टर था। और ये स्कीम हैंडेड ओवर टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बाद में इस क्या था? स्कीम को क्या था? हैंड ओवर कर दिया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आप लोगों ने याद रखना है कि भाई 1954 में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम चली थी। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम चली थी, वो जनरल भोंसले ने शुरू करी थी। ये बात याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन अलवर। अब क्या हुआ भाई? अलवर में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम सेट करी गई। कहां पर? अलवर में। अब क्या हुआ कि भाई नेशनल डिसिप्लिन स्कीम चली थी अलवर में। ठीक है, अब अलवर में ये स्कीम चली, तो अलवर में जब ये स्कीम चली तो या राजस्थान में है 1960 में, और वहाँ MP में भी थी ये। ठीक है, सेंटर ऑफ क्या था इसका? डिमांड ट्रेनिंग टीचर्स थे, क्योंकि टीचर्स की क्या थी भाई? ज़रूरत ज़्यादा थी। इसकी वजह से क्या करा गया? एक नेशनल डिसिप्लिन स्कीम क्या थी? राजस्थान में खोल दी गई। क्या हुआ? राष्ट्रीय अनुशासन योजना न्यायालय कहाँ पर? शिक्षकों की भर्ती की मांग को पूरा करने के लिए 1960 में अलवर राजस्थान में, और 1963 में वहाँ मध्य प्रदेश में स्थापना कर दी गई। पहले तो आप लोगों ने देखा कि पंजाब तक सीमित था, फिर ग्वालियर में चला गया, फिर 1960 में अलवर में भी खोल दिया गया, इंस्टीट्यूट बना दिया गया, स्कीम चला दी गई डिसिप्लिन स्कीम। क्यों? क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब मांग क्या है? बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। चलो आगे देखते हैं। अब उसके बाद साल 1958 में, 1958 में क्या हुआ
स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट बना। ठीक है, अब ये बात भी याद रखना कि भाई 1958 में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को बनाया गया। ये भी किसने बनाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? एजुकेशन ने बनाया था। क्यों बनाया था? फिजिकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, देश में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1958 में शारीरिक मंत्रालय द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग को खोला गया। क्या हुआ? कल्याण विभाग को खोला गया। और यहाँ पर क्या करते थे वो? भाई मूल्यांकन करते थे, फिजिकल फिटनेस का स्टेटस देखते थे कि लोगों में फिजिकल कितना फिट हैं, वो फिजिकली कितना फिट हैं। उन्होंने एक फिजिकल नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव भी चलाई थी, जिसमें उन्होंने देखा लड़के लड़कियों में और मर्द और औरतों में भाई कितना फिजिकली वो फिट हैं, कितने वो क्या हैं? फिजिकली फिट हैं। उन्होंने क्या था? स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1959 में क्या करा गया? फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव चलाई गई। और वो ड्राइव क्या करती थी? मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स की क्या थी? स्टेटस चेक करती थी फिटनेस का। और इसे स्पॉन्सर करा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1959 में। ठीक है जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद भाई क्या हुआ? साल आया 1961। 1961 एक ऐसा ईयर था, एक ऐसा साल था जिसने फिजिकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ा दिन मान लो आप। इस दिन बना था भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NIS। ये बात याद रखना, 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बना था। कहाँ पर बना था? ये बना था मोती बाग पटियाला में, पंजाब में, जहां पर जिस स्थान पर एक पर्टिकुलर गेम को लेकर उसे एक कोच बनाया जाता है। चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो कबड्डी है, चाहे वो खो खो है, चाहे वो बैडमिंटन है, कोई भी गेम है भाई, उस गेम के लिए उसे वहां पर NIS करवाई जाती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ था भाई? साउथर्न कोचिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश इन 1974 बेंगलोर। उसके बाद भाई साउथ में भी क्या था? बेंगलोर में भी 1974 में कोचिंग सेंटर को खोल दिया गया, कोचिंग सेंटर को बना दिया गया, ताकि फिजिकल एजुकेशन का जो स्तर है, जो फिजिकल एजुकेशन की नई उम्मीद लेकर आए थे कि भाई NIS बनने के बाद, साउथ में कोचिंग सेंटर खुलने के बाद अच्छे कोच निकलेंगे और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे मेडल्स लेकर आएंगे। क्या? हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे मेडल्स लेके आएंगे। इस चीज़ को देखते देखते क्या था? NIS बना था, कोचिंग सेंटर बना था। इनके साल और जगह मत भूल जाना, इस पे हमेशा ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको आएंगे भी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद 1970 और 71, 1970 और 71 में क्या हुआ भाई? रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम चलाई गई। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई गई। क्या हुआ? 1970 और 71 में केंद्र सरकार के द्वारा दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए क्या करा था? ग्रामीण खेल टूर्नामेंट चलाए गए। ग्रामीण खेल टूर्नामेंट का मतलब क्या था? कि छोटे छोटे गांव में टूर्नामेंट चलाए गए। अब इनका रीजन क्या था चलाने का? सबसे पहला था कि भाई गांव के बच्चों को, गांव के यूथ को खेलों के लिए जोड़ना। अगर वहां पर छोटे छोटे टूर्नामेंट होंगे, उनको छोटे छोटे इनाम मिलेंगे, वो क्या है? खुश हो जाएंगे। और जितना वो खुश होंगे उतना ही वो किसी गेम को करेंगे और वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। इतिहास इस चीज़ का गवाह है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स निकले हैं वो ज़्यादातर गाँव से निकले हैं।
ज़्यादातर लड़के लड़कियां गांव के थे, छोटे परिवार के थे, उनमें से निकले हैं। क्यों? क्योंकि भाई गांव के बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हमें ऐशो आराम नहीं मिलता। ठीक है, यही रीज़न है कि उन्होंने ध्यान दिया गांव पर। ठीक है, हर एक छोटे छोटे पिंड में जाकर, कस्बे में जाकर क्या करा, छोटे छोटे टूर्नामेंट चलाए, एक स्कीम चला दी, रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम 1970 और 71 में, ताकि गांव के लड़कों लड़कियों को, यूथ को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाए और ये उम्मीद बन सके कि भाई हम लोग भी ओलंपिक में अच्छा मेडल लेकर आएंगे। ठीक है जी, जैसे इंडिया की टीम थी, अगर आपको पता हो तो उसमें गांव के लड़के ज़्यादा थे। 1928 से लेकर कितने सालों तक लगातार मेडल आते रहे, और उसके बाद कितने सालों का गैप रहा, और अभी इस ओलंपिक में हमें मेडल मिला है 20 वाली में। ठीक है, जो कोविड के बाद हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद ठीक है, एक और स्कीम आई थी 70 और 71 में। 70 और 71 में एक स्कीम आई थी स्कॉलरशिप के लिए, टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम बोलते थे, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम बनाई गई थी एक 70 और 71 में, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, जो अच्छे लड़के हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं, जिनमें टैलेंट है, उन्हें क्या है आगे लेकर आए। उन्हें क्या है आगे लेके आने के लिए 70-71 में क्या थी, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी, जिसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम थी, जो क्या करते थे, बच्चों का टैलेंट को ढूंढते थे, उन्हें स्कॉलरशिप्स देते थे, ताकि वो क्या थे भाई, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या है स्कॉलरशिप मिलती थी उन्हें, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी स्कॉलरशिप्स मिलती थी। जैसे कि अभी सही चल रहा है, बहुत सारे विंग्स चल रहे हैं अभी भी इंडिया में, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी क्या है, विंग्स हैं, जिसमें बच्चे की पढ़ाई से लेकर बच्चे की डाइट तक, खेलने तक सारा सामान क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, साई देती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाती है। वो क्यों करवाती है, ताकि बच्चों का टैलेंट किसी वजह से खराब ना हो जाए। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद 1982 में एशियन गेम्स करवाई गई इंडिया में। ठीक है जी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ये क्या था, बहुत बड़ा स्टेप था फिजिकल एजुकेशन को क्या है प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि भाई 1982 में एशियन गेम्स करवाई गई, 1982 में एशियन गेम्स करवाई गई। अब मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा था, तो वो इस्टेब्लिश हो गई थी इसी साल 1982 में, इसी साल ये क्या थी इस्टेब्लिश हो गई थी। लेकिन अगर हम लोग इसकी वेबसाइट चेक करते हैं अभी, तो ये 1984 दिखाती है, 1984 दिखाती है। तो आप लोगों ने 1984 याद करना है। हाँ, इस साल में ये बन गई थी, लेकिन ऑफिशियली 2 साल के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, इसीलिए अब क्या है 1984 दिखा रहा है। तो आप लोगों ने याद करना है कि 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई क्या थी, प्रॉपर तौर पर इस्टेब्लिश हो गई थी, बन गई थी। चलो जी आगे देखते हैं। अब उसके बाद 1995 में इंस्टीट्यूट खोला गया फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, किसने खोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने खोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में खोला गया था, जिसका नाम क्या था, LNCPE खोला गया था। उसके बाद ये क्या था, डिमांड यूनिवर्सिटी बन गई थी। ठीक है, अब इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या था, इसे क्या बोलते थे भाई उस समय, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसका साल याद रखना कब है, 1995 में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बनाया गया। ठीक है,
यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अब उसके बाद लास्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में बनाई गई। 1986 में क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई गई 1986 में। यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हमारे साथ EFP एकेडमी में जुड़े रहें, ताकि आपको हमारी वीडियोस प्लस ऑफलाइन बैच के साथ जुड़ो और आपका PTI का एग्ज़ाम क्या है अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।